हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, यह टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उन्हें हल करने का, उन्हें सोल्व करने का तरीका क्या होता है। टॉपिक बेहद आसान है, कुछ मुश्किलें इसमें नहीं हैं, बिल्कुल साधारण सी बातें हैं। जो कुछ बातें आप पहले से जानते हैं और कुछ उसमें आपको ऐड करनी है। हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करें उससे पहले हम इसकी जो कुछ बातें हैं एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। जो जानते हैं उन बातों को रिवाइज कर लेते हैं और जो नहीं हैं उन्हें हम जान लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करेंगे। उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ सकेंगे, उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। तो हम पहले देखिए क्वेश्चनों को सोल्व करें उससे पहले इसकी जो मुख्य बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित टॉपिक के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें इन पॉइंटों को समझना ज़रूरी है, उन्हें जानना ज़रूरी है। तो हम पहले इन पॉइंटों को एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है दृष्टि रेखा। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति की दृष्टि यानी कि उस व्यक्ति की आँख के द्वारा उस वस्तु को देखने के दौरान जो रेखा खींचेगी या जो रेखा बनेगी उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु और दृष्टि यानी कि व्यक्ति की आँख कह सकते हैं या दृष्टि कह सकते हैं उसे, कि किसी वस्तु और व्यक्ति की आँख और वस्तु के बीच में जो रेखा खींचती है उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। यदि वस्तु उस व्यक्ति से ऊंचाई की तरफ है तो ये दृष्टि होगी, दृष्टि रेखा होगी, और यदि वो वस्तु उस व्यक्ति से नीचे की तरफ है तो ये दृष्टि रेखा होगी, ये दृष्टि रेखा होगी। समझ में आ गया कि दृष्टि रेखा किसे कहेंगे कि व्यक्ति या किसी इंसान की दृष्टि यानी कि आँख और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है। अब यदि उस व्यक्ति की दृष्टि यानी कि उसकी आँख से कोई क्षैतिज रेखा खींची जाए, मान लीजिए कि उसकी आँख से कोई क्षैतिज रेखा खींची जाती है, ये यानी कि बिल्कुल सीधे दो क्षैतिज रेखा, समझते हैं कोई भी आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, सीधी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। यदि उसकी आँख से एक सीधी रेखा खींची जाए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इस क्षैतिज रेखा से और इस दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनेगा, ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। समझ में आ गया कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से किसी अपनी ऊंचाई पर किसी वस्तु को देख रहा है तो उसकी दृष्टि रेखा
और उसकी आँख से जो क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। इस उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नतांश कोण भी कहते हैं। यानी कि उन्नति मतलब कि प्रोग्रेसिव, यानी कि बढ़ता हुआ। तो इसे कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो कोण है वो बढ़ता हुआ है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण समझ में आ गया। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से और नीचे की तरफ किसी वस्तु की तरफ देखता है तो उसकी दृष्टि के द्वारा जो क्षैतिज रेखा है वो और जो दृष्टि रेखा बन रही है उस कोण को कहा जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण या अवनति कोण या अवनति कोण। जैसे कि इसे तो उन्नति कोण कह सकते हैं, तो इसे अवनति कोण यानी कि नीचे की तरफ आता हुआ। अब इसे दोनों को अलग अलग बना के देखें हम तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से ये जो कोण बन रहा है ये कोण तो होगा उन्नयन कोण, और यदि किसी इंसान की दृष्टि से यहाँ पे जो कोण बनेगा तो ये जो कोण होगा वो होगा अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पे किसी इंसान की दृष्टि से और इस वस्तु पे बन रहा है तो ये अवनमन कोण होगा, और जो ऊपर की तरफ बन रहा है वो किसी वस्तु से और इंसान की दृष्टि के बीच जो बन रहा है वो उन्नयन कोण होगा। इस कोण को हमने अलग अलग समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे उन्नयन और अवनमन कोण आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो जब भी आपको उन्नयन कोण मिलेगा तो आप इसे ऐसे समझें, और जब भी उन्नयन अवनमन कोण मिलेगा तो उसे ऐसे समझेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा आप समझ गए। अब बात आती है नेक्स्ट कि आप जानते हैं कि ये जो बन गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब ये एक समकोण बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण बन गया और यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए, जब इससे पहले आप किसी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते थे तो आप जानते हैं कि यदि आपको समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दे दी जाए तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे। आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दो भुजाएं ना दे के आपको एक भुजा दे दी जाएगी। मान लीजिए कि ये भुजा H है और एक आपको कोण दे दिया जाएगा उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण। ठीक है, मान लीजिए कि वो दे दिया जाता है थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे हम भुजा नहीं कहेंगे, इसे दूरी कहेंगे और इसे हाइट यानी कि ऊंचाई कहेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस रखा गया है कि हम इस किसी भी पिलर, किसी भी मीनार या किसी स्तंभ की ऊंचाई निकालेंगे या उसकी छाया या उसकी दूरी निकालेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको एक तो कोण दिया जाएगा जो होगा या तो उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण होगा। और एक आपको दी जाएगी भुजा, एक आपको भुजा दी जाएगी, दूसरी भुजा जो होगी वो आपको ज्ञात करनी होगी। अब वो भुजा कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए आप जानते हैं उसके लिए आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ये होता है लंब। अगर ये कोई थीटा है, एक समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि यदि यहाँ पे कोई 90 डिग्री है और यहाँ पे ये कोई कोण थीटा है तो ये आधार होता है
ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो देखिए, आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा है कि जो साइन कोस टेन, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनका एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है, ये आप जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते तो आप इसे याद रख सकते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, LAL बटे KA, जिसे हम लाल बटे कक्का याद रखने के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, LA यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस चीज़ का उपयोग क्वेश्चन में होगा, इसलिए मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इनका उपयोग इस प्रश्नावली में या इस एक्सरसाइज में होना है कि एक तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण और साइन कोस टेन बराबर क्या होता है। इसके आधार पर ही आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि आधार का मान पता है और लंब का मान पता है, अगर आपको सिर्फ एक मान पता है कि आपको सिर्फ लंब पता है और एक थीटा पता है और आपको इसकी दूरी निकालनी है, यहाँ क्या आएगा, तो क्या करेंगे आप कि ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है लंब, तो लंब बटे आधार कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन का। तो वहाँ पे आप किसको यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान आपको यहाँ दिया जाएगा, वो रख लेंगे, आधार का मान आपको ज्ञात करना है, लंब आपको दिया गया होगा तो इसको सरल करेंगे तो उसका मान आ जाएगा। दूसरा देखिए, अगर हो सकता है कि आपको इस यहाँ आधार दे दिया जाए और लंब पूछा जाए आपसे और ये थीटा दे दिया जाए, तो भी देखिए लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वहाँ पे भी हम टेन थीटा यूज करेंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पे कर्ण दे दिया जाता है, इसकी लंबाई आपको पता है और इसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है, तो देखिए कर्ण और आधार का कोई, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसी तरीके साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यदि आपसे ये दे दिया जाता है और ये पूछा जाए, यानी कि लंब आपको दे दिया गया है, कर्ण आपसे पूछा जाए, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा चलता है, तो साइन थीटा का उपयोग करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और आपने उन्नयन और अवनमन कोण भी समझ लिया। सिर्फ आपको इतना दिमाग लगाना है उस क्वेश्चन में कि भाई जो आपको दो चीज़ें ज्ञात करनी है उसमें हम साइन को यूज करें, कोस को यूज करें या टेन को यूज करें, और ये बिल्कुल आसान है। जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। सिर्फ इतना जरूर ध्यान रखिए आप कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और बाकी जो टेन के जो मान होते हैं इनके 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, इन सब के मान आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप 2-4 बार जब रिवाइज करेंगे तो वो अच्छे से आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिया गया है इसका एक रेखा चित्र
यानी कि एक चित्र बना लें और फिर उसको हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और कहा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण। तो देखिए कोण आप इधर भी बना लें तो ये कोण होगा और अगर इधर बनाएं तो ये कोण होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस कोण को यहाँ बना लिया कि क्षैतिज से जो उसका कोण है उन्नयन कोण वो है 30 डिग्री। ठीक है, और कहा गया है कि मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि जो मीनार है उसकी जो छाया है उसकी जो लंबाई है वो है 45 मीटर। समझ में आ गया कि भाई ये एक मीनार हो गई और ये उसकी छाया हो गई। ठीक है, और ये उसका उन्नयन कोण हो गया। तो मान लीजिए कि अब ये क्या बन गया, एक मीनार का उसकी ज़मीन के साथ जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये एक त्रिभुजाकार यानी कि एक त्रिभुज बन गया और इसे हम नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमें ये एच निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डिटेल्स लिख लीजिए यहाँ पे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई है h। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h माना हमने। दिया गया है कि मीनार की छाया की लंबाई, कि मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 45 मीटर। तो हमने लिख लिया 45 मीटर। उसके बाद दिया गया है कि उन्नयन कोण, कि उन्नयन कोण जो दिया गया है वो है 30 डिग्री। ये डिटेल्स हमने लिख ली यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, इस हाइट को निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब भी समकोण के साथ अगर कोई थीटा कोण बनता है तो ये भुजा क्या कहलाती है, आधार। ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। और ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ठीक है, यदि ये थीटा यहाँ पे बनता तो ये आधार कहलाता, ये लंब कहलाता। समझ में आ गया। ये तीनों डिटेल्स हमने लिख ली यहाँ पे। हमें क्या ज्ञात करना है, h। तो देखिए अब आपको ये दो संबंध मिल रहे हैं यहाँ पे, आधार और लंब। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है, इतना दिमाग लगाना है कि भाई लंब L बटे के ए, यानी कि जो हमारी ट्रिक होती है साइन कोस टेन का उसकी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो संबंध होता है उसे याद करने का तरीका है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लंब और आधार से संबंधित कौन सा आ रहा है, यहाँ आ रहा है लंब बटे आधार, और ये होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ पे किस को यूज करेंगे, टेन थीटा को। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज, इसे त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज को आप साथ सीधे त्रिभुज भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए कि त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से टेन थीटा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे है लंब बटे आधार और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 45। बस इतना सा काम आपको करना था यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है, हमने नोट कर लिया। यहाँ इतना दिमाग लगाना है कि भाई ये भुजा का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, कोई कोस के बराबर होता है या टेन के बराबर। तो हमें पता है कि जो लंब बटे आधार होता है वो होता है टेन के बराबर। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर h बटे 45। इसे सॉल्व कर लेंगे। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर h बटे 45। देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। आप सारणी से देख सकते हैं, या आपको ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कर लें। तो ये होता है 1/√3 बराबर h बटे
45। ठीक है, इसे कैसे लिखा जा सकता है? देखिए h का मान चाहिए हमें, तो इसको पक्षांतरित कर देंगे, तो ये आएगा h बराबर 45/√3। ठीक है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से हर और अंश में गुणा कर देंगे, तो इसे लिखा जा सकता है कि h बराबर 45/√3 गुणा √3/√3। अब देखिए ये जो √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, और ऊपर बच जाएगा 45/√3। ठीक है, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 15, और यही हमारा आंसर होगा 15/√3 कि जो उस मीनार की ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी? 15/√3। समझ में आ गया कि भाई आपको सिर्फ सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका डायग्राम बना लें, उसका डायग्राम बनाने के बाद आप डिटेल्स लिख लें, और डिटेल्स लिखने के बाद देखें कि वो एक त्रिभुज आकार बनेगा, और उस त्रिभुज में आपको भुजाओं का अनुपात देखना है कि वो साइन थीटा के बराबर है, कोस थीटा के बराबर है या टेन थीटा के बराबर है। जिसके बराबर भी है वहाँ पे उसे लिखेंगे, मान दिया गया है, थीटा का थीटा रखेंगे, एच निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि √3 अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो √3 की जगह आप 1.732 रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें मुख्य जो काम होता है वो होता है डायग्राम का, कि आप जो क्वेश्चन में कहा गया है उसका डायग्राम पहले बना लें। वो बनाते ही आपका क्वेश्चन 50% हो जाता है। सबसे पहले कहा गया है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई वृक्ष है ये, और उसकी जो ऊंचाई है वो मान लीजिए h थी। मान लीजिए कि एक वृक्ष है और उसकी जो ऊंचाई थी वो h थी। अब आंधी के कारण वो यहाँ से टूट गया और वो ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो यहाँ से क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है वो कोण दिया गया है 60 डिग्री का। कितना दिया गया है? 60 डिग्री का। और ये भी कहा गया है कि क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, कि भाई वृक्ष की जो जड़ है यहाँ से उसकी जो जहाँ पे उसका जो सिरा गिरा है उसके बीच की जो दूरी है वो है 10 मीटर। वो दूरी कितनी दी गई है? 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि माना कि जो वृक्ष था उसकी कुल लंबाई कितनी थी? ऊंचाई h थी। तो अब जो जहाँ से वो टूटा है उसके ऊपर की ऊंचाई h2 है और जो नीचे की जो बच गई वो h1 बच गई। तो ये जो दूरी होगी h2 वो इसके बराबर होगी, यानी कि अगर यहाँ से वो टूट के यूँ गिरा है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? h2 होगी। तो हम यहाँ पे पहले डिटेल्स लिख लेंगे और फिर उसे देखिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारे पास उसका मान आ जाएगा। अब देखिए इसे पहले नाम दे दीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज बन गया A, B और C, और ये मान लीजिए इस बिंदु को कहेंगे हम D। तो हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है वो h है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि टूटने से पहले वृक्ष की जो कुल लंबाई है वो h है। माना टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई h है। लंबाई है h। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई जो वृक्ष टूटने से पहले उसकी लंबाई h थी। अब टूटने के बाद उसकी लंबाई क्या हो गई? B से A, यानी कि A से B और A से D।
टूटने के बाद अब टूटने के बाद उसकी लंबाई होगी। देखिए, माना कि हमने जो जहाँ से वो टूटा है उसकी लंबाई हमने h2 मान ली और जो जितना खड़ा है उसे हमने मान लिया h1। तो जो टूटने के बाद उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी कि h1 और h2। ठीक है कि भाई इसे जब सीधा करेंगे तो h2 हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि टूटने के बाद उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी AB और प्लस AC, यानी कि AB प्लस AC। डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो वृक्ष की लंबाई होगी वो इस लंबाई की और इस लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं h1 और इसे लिखा जा सकता है h2। ठीक है, अब क्या हो गया कि दिया गया है कि उन्नयन कोण, हम लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री। और ये भी दिया गया है आपको कि भाई जड़ से वृक्ष का जो शिखर जो गिरा है वो जड़ से 10 मीटर दूर गिरा है। क्वेश्चन में आपको ये भी कह रहा है कि भाई जो वृक्ष का जो शिखर यानी कि उसका जो शिखर गिरा है वो उसकी जड़ से 10 मीटर दूरी पर गिरा है। इसका मतलब BC यानी कि उसकी दूरी, तो वृक्ष की जड़ से शिखर के बीच की दूरी जहाँ पे कि वो गिरा है। ठीक है, तो जहाँ पे वो गिरा है उस शिखर की दूरी जड़ से कितनी है 10 मीटर। ये डिटेल्स हमने लिख ली है, इसमें कोई भी हमने कुछ नया नहीं किया है। जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हमें ये मान चाहिए, हमें ये मान चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होता है कर्ण, और यहाँ पे अपने को आधार दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि साइन कोस टेन में यानी कि लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से हम देखेंगे कि भाई इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यानी कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। तो आपके पास कर्ण बटे आधार है या फिर आधार बटे कर्ण यानी कि कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC से, कि त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया और ये 90 डिग्री रहेगा, तो त्रिभुज ABC से। ठीक है, हमने क्या पता लगा लिया कि भाई हमें यहाँ पे साइन थीटा बराबर लिखना है या कोस थीटा बराबर लिखना है या टेन थीटा बराबर लिखना है। हमें पता है कि आधार बटे कर्ण जो होता है वो कोस थीटा होता है। तो त्रिभुज ABC से क्या लिखेंगे कि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 10, तो ये आ गया 10 और कर्ण का मान हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं h2, यहाँ पे हम लिख लेंगे h2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे h2 का मान निकल आएगा आराम से। कोस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो देखिए कोस 60 डिग्री बराबर 10 बटे h2। कि यहाँ इसका मान रख लीजिए कोस 60 का। कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, वो होता है 1/2 बराबर 10 बटे h2। तो h2 का मान इसे पक्षांतरित करेंगे या वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ h2 आ जाएगा और ये 2 इससे गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास मान आ जाएगा कि h2 बराबर 2 से गुणा होएगा तो 20, यानी कि 20 मीटर हमारे पास h2 का मान आ गया। इसका मान कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, इसका मान भी निकाल सकते हैं। ये क्या होगा लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार वाला कौन सा फॉर्मूला होता है ये। तो देखिए कि अब h1 की दूरी अब लिखेंगे त्रिभुज ABC से ये टेन थीटा बराबर लंब कितना है h1 बटे आधार कितना है 10। ठीक है, h1 हो गया
h1/10 मान रख दीजिए इसमें। tan थीटा का मान कितना आएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर h1/10। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, सारणी से आप देखेंगे tan 60 का मान होता है √3 बराबर h1/10। तो देखिए जब यहाँ से h1 का मान निकालेंगे तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा h1 बराबर 10√3। तो आप देखेंगे कि आपके पास h1 का मान भी आ गया और h2 का मान भी आ गया। हमें इसकी कंप्लीट लंबाई बतानी है, इसका मतलब इसे भी जोड़ देंगे और इसे भी जोड़ देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि इसलिए वृक्ष की कुल लंबाई यानी कि जो h होगी वो होगी h1 प्लस h2 के, और h1 प्लस h2 कितना है, ये है 10√3 और प्लस 20। ठीक है, यहाँ से देखिए या तो कॉमन लेके कर लीजिए या फिर आप 10 को गुणा कर लीजिए √3 के मान से और फिर उसके बाद उसमें 20 जोड़ लीजिए। तो देखिए इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 को जब 1.73 से 2 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 1.732 और प्लस उसमें 20 जोड़ना है। तो देखिए जब इससे गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा, 17.32 आ जाएगा, और फिर उसमें 20 जोड़ेंगे तो 17.32 और 20 ये हो गया 37.32, यानी कि उसकी जो कुल लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 37.2। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ नहीं है। ये इससे ऊपर का मैटर तो छोड़ दीजिए कि उसमें कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने वो लिखा है। हमने सिर्फ इतना काम किया है कि भाई यहाँ पे आपने देखा है कि इन दोनों में क्या संबंध होगा, आपको कर्ण और आधार है, आधार और कर्ण का संबंध होता है कोस थीटा से, तो कोस थीटा से हम इसका मान निकाल लेंगे, h2 का मान आ गया। फिर आपको इसका मान चाहिए तो ये देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, यहाँ पे हमने tan थीटा लगा दिया। तो फर्स्ट काम तो हमने किया ये और सेकंड काम हमने किया ये, बस ये दो ही काम किए हैं। थीटा की जगह हमने थीटा का मान रख दिया और वहाँ पे जो आधार का मान था वहाँ पे हमने आधार का मान रख दिया। वहाँ पे हमारे पास h1 और h2 का मान आ गया, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे √3 आया, √3 का मान हमें दिया गया था तो हम 1.732 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.7 है, ये हो जाएगा 17.32 में जब 20 जोड़ेंगे तो 37.32 यानी कि 37.32 इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा काम हमें करना पड़ा है और ये डायग्राम इसे समझने के लिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि कहा गया है कि अपूर्ण मीनार, मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और वो यहाँ तक बन चुकी है। ठीक है, यहाँ तक मीनार बन चुकी है। उस मीनार के आधार से यानी कि उसके जो नीचे का जो सिरा है उसके आधार से 120 मीटर दूरी पर 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। उस बिंदु से उसके शिखर का जो ये कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यानी कि जो अधूरी मीनार है उस मीनार के सिरे से उस बिंदु का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ये डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उस मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए
कि जो ये कोण 30 डिग्री का है ये कोण बन के 60 डिग्री हो जाए। ये कोण कितना हो जाए, ये यहाँ पे से लेके यहाँ तक का जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, कि ये जो कोण है ये कोण कितना है 30 डिग्री और ये जो बड़ा कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। इसे कितना बनाया जाए, तो हम क्या मानेंगे कि माना कि भाई ये जो दूरी है मीनार की ये h1 है और यहाँ से माना कि उसको बनाने के लिए इस 60 डिग्री कोण होने के लिए उसकी दूरी हमने मान ली h2, कि भाई उसको h2 और बनाया जाए तो उसका कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ये डायग्राम समझ में आ गया। एक मीनार है, उससे 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु से उसकी जो अधूरी मीनार है उसका कोण 30 डिग्री है और जब अगर उसको कोई माना कि h2 तक बनाया जाए तो वो जो कोण होगा वो 60 डिग्री हो जाता है। इसे नाम दे दीजिए, माना कि ये कोई त्रिभुज ए बी सी और इस बिंदु को हमने मान लिया डी। अब जब कोई मीनार का उसके क्षैतिज के साथ कोण बनेगा तो ये क्या कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये डायग्राम बन गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें कि लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, तो हमें ये चाहिए तो क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज बी सी डी से h1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ए बी और सी से इस कंप्लीट का मान निकाल लेंगे और इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो है h। ठीक है, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे हम और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी तो इस दूरी को हम उसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास h2 का मान आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी और सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से यहाँ पे कितनी दूरी है इसकी h और यहाँ पे कितना 120। इसका मतलब ये कितना है, लंब है, ये लंब है और ये क्या है, आधार। और आप जानते हैं कि जो लंब बटे आधार होता है वो होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर वैसे ध्यान नहीं है तो आप उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि LAL बटे KKA, यानी कि जो फर्स्ट होता है वो साइन थीटा, ये कोस थीटा और tan थीटा। हमारे पास लंब बटे आधार है यानी कि ये होगा tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समझ में आ गया। और अब इस लंब बटे आधार की जगह क्या लिख सकते हैं, h बटे 120। ठीक है, tan थीटा कितना है, इस त्रिभुज के लिए tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि या tan 60 डिग्री बराबर h बटे 120। यहाँ पे tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप साइन कोस tan के मान जनरली याद कर लें, या नहीं है तो फिर आपको साइन कोस के मान तो पता होने चाहिए, उसमें भाग दे के आप tan 60 का मान निकाल सकते हैं। या देखिए, इसे लिखा जा सकता है tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। ठीक है, बराबर h बटे 120। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए h का मान हमें चाहिए तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा तो h का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 120 √3 बराबर h, या मान लीजिए कि h को अगर पहले लिख लें तो h बराबर आ जाएगा 120 √3, 120 √3। ठीक है, अब 120 √3 हो गया। √3 का मान कितना होता है, क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732। तो इसे आप सीधे सीधे यहाँ पे गुणा कर दीजिए, बराबर 120 को गुणा करेंगे जब हम 1.732 से तो देखिए कितना आएगा,
इसका मान आ जाएगा 0। 12 को 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38 हासिल 3, और फिर 12 7 84, 84 और 3 87 हासिल 8। तो 12 और 8 हो गया, 12 और 8 हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यानी कि हमारे पास आ गया 207.840 मीटर। ये उसकी कंप्लीट हमने ये हाइट निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस ABCD से इससे हम H1 का मान निकाल सकते हैं ना। तो हम देखिए अब क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज BCD से देखिए यहाँ पे भी लंब है और यहाँ पे भी आधार है, ये लंब होगा और ये आधार, सेम वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मतलब H1 और बटे आधार 120। सेम वैसे हो जाएगा, tan थीटा का मान कितना रहेगा इसके लिए 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर H1 बटे 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1 बटे √3 बराबर H1 बटे 120। इसे जब लिखेंगे तो देखिए 120 इससे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H1 बराबर आ जाएगा 120 बटे √3, 120 बटे √3। देखिए जब भी हर में अंडर रूट में संख्या हो तो अंश और हर में उसी संख्या से गुणा कर लेना चाहिए ताकि उसका परिमेयकरण होने के बाद नीचे से अंडर रूट हट जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 बटे √3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई अंश और हर में, कि अंश और हर को √3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब देखिए जब √3 को √3 से गुणा करें तो 3 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 120 √3। तो देखिए पे 120 √3 बटे √3 को √3 से गुणा किया तो 3 होगा। 3 से देखिए ये कट जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 40 √3 आ जाएगा। और देखिए अब हम क्या करेंगे कि 40 को गुणा करेंगे √3 के मान से, यानी कि 1.732 से। तो इसका जो मान आएगा देखिए क्या आएगा 0, 4 दूनी 8, 4 3 12 हासिल 1, और 7 चौक 28 और 1 29 यानी कि 9 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, यानी कि अब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69.280। ठीक है, तो हमारे पास इसका भी मान आ गया और इसका भी मान आ गया। तो इसके मान में से हम इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि इसलिए H2 बराबर होगा H माइनस H1, यानी कि H का मान कितना है हमारा 207.840, और उसमें से जब हम माइनस कर रहे हैं कितना 69.280, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 0 में से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे 14, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, यहाँ पे 7 में से 2 गए तो 5 बचे। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 9 नहीं जा रहा तो लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 आएगा, और यहाँ पे होएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और यहाँ पे बचा 1 यानी कि 138.560, ये उसकी हाइट मीटर में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि इसका मान कितना आया 138.560। सिर्फ इतना सा करना है, क्वेश्चन को देख के डायग्राम बना लेना है और फिर आपको देखना है कि वहाँ साइन, कोस या टेन में से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगाएं, सीधे सीधे उसमें मान रखें और उसको सोल्व कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहा गया है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से
शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। कहा गया है कि एक मीनार, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और इस मीनार के आधार से, यानी कि यहाँ से आधार से 100 मीटर दूर, यानी कि ये हो गया 100 मीटर दूर, ठीक है, 100 मीटर दूर किसी बिंदु, ये इसे लिखेंगे 100 मीटर दूर बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी कि ये जो कोण बनेगा थीटा कोण, वो कितना बताया गया है, ये जो कोण बताया गया है वो बताया गया है 30 डिग्री। ये हमने डायग्राम बना लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, ये h हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक मीनार है और ये क्षितिज के साथ कोण बना रही है, तो ये कोण होगा 90 डिग्री, यानी कि एक इसे हम समकोण त्रिभुज मान सकते हैं और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने इसे नाम दे दिया, माना कि ये कोई A, B और C त्रिभुज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ पे हमने h माना है, तो हल होगा इसका कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, लंब, और ये क्या है, आधार, ठीक है ना, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। देख लीजिए आप इसे कि लंब बटे आधार LAL बटे K से लंब बटे आधार होता है वो tan थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, tan थीटा, इसलिए लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर किसके बराबर होगा, h बटे 100 मीटर, यानी कि लंब बटे आधार के, ठीक है। और लंब बटे आधार को क्या लिख सकते हैं हम, चलिए नीचे लिख लीजिए, ये होगा tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h, हमने h माना है, और आधार हमें दिया गया है 100 मीटर। समझ में आ गया, सीधे सीधे इसे सोल्व कर लीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान देखिए होता है 1/√3। जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो tan के मान आसानी से आपको याद हो जाएंगे, h बटे 100, ठीक है। तो h का मान क्या होगा, 100 को पक्षांतरित कर देंगे, यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो 100/√3। तो हम इसे लिख सकते हैं कि h बराबर 100 इससे गुणा होगा तो 100/√3, ठीक है। अब यहाँ पे 100/√3 h का मान आ गया, लेकिन क्योंकि हमें √3 का मान पता है, चूँकि √3 बराबर होता है 1.732, तो इसे आप थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। पहले तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए कि दोनों तरफ √3 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 100 गुणा √3 बटे √3 गुणा √3, ठीक है। ये 100/√3 था, हमने √3 से अंश और हर में गुणा कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो √3 से √3 है वो गुणा होकर 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100 गुणा √3 की जगह क्या होता है 1.732 बटे 3 को 3 से √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं कि या तो आप इससे गुणा कर दीजिए, तो जब 3 अंक है यहाँ पे 100 तो 173.2 हो जाएगा, उसमें 3 का भाग दे दीजिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसे क्या करें कि इस पॉइंट को यहाँ से हटा के और नीचे 1000 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक थे। आप इसे सरल कर लें कि 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 और ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 8 16 और 2 6 के 12 और ये 2 6 के 12 और 2 से जब इसे काटेंगे तो ये आएगा 5। तो हमारे पास आ गया 866 बटे 5 दिए 15। अब इसका भाग इसमें दे दीजिए, 15 का भाग इसमें देंगे, 15 5 75 यानी कि 5 आ गया। उसके बाद बचेगा 11 से ये हो जाएगा 116 में जब 15 का भाग देंगे तो 15 7 105
और उसके बाद बचेगा हमारे पास 11। 11 के आगे फिर 15 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे 0 लगाएंगे तो 15 7 105 और फिर बचेगा 5 और 15 3 45, यानी कि बस इतना छोड़ दीजिए इसे, तो ये उसका आंसर आ जाएगा 57.73 मीटर। ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है डायग्राम से कि वहाँ पे tan थीटा कोस थीटा साइन थीटा क्या लगेगा और उसमें मान रख देना है। तो हमारे पास आ गया 57.73 मीटर, ये इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई का मान हो जाएगा h बराबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहा गया है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 15 से 30 हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम डायग्राम बनाएंगे। तो कहा गया है कि स्तंभ, मान लीजिए कि ये कोई स्तंभ है और इसकी चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो समतल पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है इस समतल पर, इस समतल पर जो कोई बिंदु है उससे 15 डिग्री का कोण वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, कि स्तंभ की चोटी का समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री कोण बन रहा है, ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कि इस बिंदु से हम अगर 100 मीटर इधर चलें स्तंभ की तरफ, यहाँ पे आए हम, ये 100 मीटर हो गया, माना कि हम इस बिंदु से 100 मीटर इधर चले तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है, कि ये जो 15 डिग्री का था वो यहाँ पे अब कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाता है, कि ये जो कोण है वो अब बढ़ के 30 डिग्री हो जाता है। ये हमने डायग्राम बना लिया जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से। ये 100 मीटर हमें दिया गया है और ये 30 डिग्री और ये 15 डिग्री। अब उसने पूछा है कि भाई स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि मान लीजिए h है, ये ज्ञात करनी है। अब अगर हमारे पास ये दूरी दी गई होती तो हम सीधे सीधे L बटे आधार से इसका मान निकाल लेते, लेकिन हमारे पास ये दूरी नहीं दी गई है, तो हम इस दूरी को मान लेते हैं कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x है। तो पहले तो इसे नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C और ये D है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे h मान लें और इसे x मान लें। ठीक है, और उसके बाद पहला जो ट्रायंगल जो बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि जब किसी स्तंभ का जब समतल के साथ कोण बनाया जाएगा तो ये बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम समकोण त्रिभुज से A, B और C से x और h का संबंध निकाल लेंगे और फिर A, B, D से h और x का जो संबंध निकलेगा वहाँ पे हम x का मान उसमें रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा कि सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि माना h, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना हल जो होगा इसका माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर है h और त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर a, ये लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में बी सी बराबर x है, बी सी बराबर x ये हमने माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी से अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से ABC से हम देखेंगे कि हमारे पास इन दो भुजाएं यानी कि लंब और आधार वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा। भैया आप जानते हैं कि LAL KA, इससे आप जानते हैं कि जो लंब बटे आधार होता है वो होता है tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर h बटे x, ये x है और ये h है, तो हम यहाँ लिखेंगे h बटे x। ठीक है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर h बटे x, और tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि 1 बटे √3 होता है, तो 1 बटे √3 बराबर हो गया h बटे x। तो x का मान क्या जाए, इसका जब आप वज्र गुणा करेंगे तो x यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये इससे, इसका मतलब कि हमारे पास आ गया x बराबर h √3। समझ में आ गया? इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। पहला काम हो गया। अब देखिए दूसरा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD से अब पुनः समकोण त्रिभुज ABD से, ABD में देखिए यहाँ पे तो हमारे पास लंब है और ये आधार है, लेकिन यहाँ पे इस आधार में 100 और जुड़ गया, तो हम क्या लिखेंगे, वही tan थीटा, कि tan थीटा बराबर लंब कितना है यहाँ पे, या इसे लिख लीजिए लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार यानी कि लंब कितना है h और आधार कितना है x + 100, तो यहाँ लिखेंगे x + 100। इतना समझ में आ गया? ठीक है, पहले समकोण त्रिभुज से हमने ये निकाल लिया और अब दूसरे समकोण त्रिभुज से भी हम h और x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 15 डिग्री बराबर h बटे x + 100। इतना समझ में आ गया कि h बटे x + 100। अब 15 का मान, tan 15 डिग्री का मान कितना है दिया गया है कि tan 15 डिग्री बराबर है 2 - √3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे या 2 - √3 बराबर h बटे x + 100। इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे कि हम इसे पक्षांतरित कर लेंगे, यानी कि ये यहाँ गुणा हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, या इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये 2 - √3 बटे 1 है और यहाँ पे h बटे 2 + 100 है। तो जब इसे गुणा करेंगे तो ये देखिए 100 यहाँ आ जाएगा, या इसे समझ सकते हैं कि x + 100 बराबर, ये जो है गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये आ जाएगा h बटे 2 - √3। अब क्वेश्चन में जब भी आपके पास में नीचे हर में अंडर वाली संख्या हो तो उससे आप अंश और हर में गुणा कर दें साइन बदल के, तो उससे क्या होगा कि इसका परिमेयकरण बोलते हैं उसे, कि ये जो साइन है माइनस का ये हट जाएगा और ये जो अंडर वाली संख्या है वो हर से हट जाएगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये पार्ट मिले तो आप उसको अंश और हर से गुणा कर दें यानी कि 2 + √3 से अंश और हर में गुणा कर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंश व हर को 2 + √3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कि a - b और a + b वाला फॉर्मूला आपको यहाँ बन गया, तो उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि a - b और a + b जो होता है वो बराबर होता है a² - b²। देखिए a - b a + b बराबर a² - b² होता है। तो अब यहाँ पे लिखा जा सकता है कि या x + 100 बराबर, देखिए इससे जब गुणा करेंगे तो ये होगा 2h, और प्लस इसे h से जब √3 गुणा करेंगे तो h √3
बटे, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 4 माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि या x प्लस 100 बराबर 2h प्लस h √3। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब जो हमारा फर्स्ट जो x बराबर h √3 आया था, यहाँ पे मान रख देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो यहाँ से जब x का मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे h √3 प्लस 100 बराबर 2h प्लस h √3। अब देखिए यहाँ पे बराबर का साइन है, ये दोनों राशियाँ बराबर हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ गया, 100 बराबर 2h, यानी कि जो h का मान आएगा वो आ जाएगा 100/2 यानी कि 50। और क्वेश्चन किस में, मीटर में है, इसका मतलब कि 50 मीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका, सबसे जो अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन करने का वो ये है कि आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल से दोनों का x और h का संबंध निकाल लीजिए। दूसरा जब आप सोल्व करेंगे तो उसमें आप x का मान रख दीजिए, आपके पास सीधे सीधे h का मान आ जाएगा जो है हमारा 50 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करिए और इन्हें अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए।